ठीक है। अच्छा सीरीज भी हाँ इनफाइनाइट सीरीज भी आता है। ठीक है, आज का पेमेंट डालो सब लोग। सेल देखते हैं सेल में क्या होता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं राइट। एक को मैंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को क्या बोला नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, क्या एक वैसे में लिक्विड फिल कर दिया है, दिख रहा है सबको ये लिक्विड। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बढ़िया। ठीक, क्या सबको कैपिटल आर दिख रहे? हाँ बेटा सेल बनाया। कैपिटल आर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक बात है ना। ठीक है, आई होप सबको पता है करंट हमारी कैसे चलेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल। नोटिस करा मैंने क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल। क्या सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है? दिखा सबको मैंने जो ब्लैक कलर से वो दिखाया। तो क्या ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है? ठीक है, अगर आइडियल सेल है तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आइडियल सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है, बट प्रैक्टिकल सेल्स की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा या उसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। ठीक बात है। तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल क्लियर हुआ, नेगेटिव टर्मिनल क्लियर हुआ। नॉर्मली सेल को हम किससे ड्रॉ करते हैं ऐसे लाइन से राइट। बड़ी लाइन का मतलब क्या है पॉजिटिव, छोटी लाइन का मतलब नेगेटिव। ठीक है ना। क्या सबको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिख रहा है कैपिटल आर। सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्मॉल आर। उसको मैंने सेल के साथ में लगा दिया है क्या है वो एक्चुअली सेल के अंदर, बट मैंने रिप्रेजेंट कैसे करा सेल के साइड में, या कई बार बुक्स में सेल के ऊपर या नीचे दिखा देगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है रेजिस्टेंस ऑफ सेल ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन है? जैसे हम लोग टॉयज चलाते हैं तो टॉयज में हम लोग क्या करते हैं सेल लगाते हैं, तो जो सेल का रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। सेल से करंट क्या टॉय के सर्किट में फ्लो होती है? रिमोट कंट्रोल वाली कार सबने चलाई होगी आई हो। तो जब हम रिमोट कंट्रोल वाली कार चलाते हैं तो जो कार के अंदर सर्किट है उसकी वजह से तो कार चलती है। तो क्या कार के जो सर्किट है उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता होगा? ठीक, उस रेजिस्टेंस को मैं नाम क्या दे रहा हूँ कैपिटल आर। ठीक है, जब मैं सेल कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब कौन सी करंट है डीसी डायरेक्ट करंट। तो सेल वाली हमारी करंट कौन सी है डायरेक्ट डीसी। और जो हमारे घरों में आती है वो कौन सी है वो एसी होती है। ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसी का सिंबल ऐसा होता है। तो एसी के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 7। ठीक है ना, चैप्टर 7 में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी चैप्टर 3 में हमें क्या पढ़ना है डीसी। ठीक है, तो क्या करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है आउटसाइड द सेल और नेगेटिव से वापस आ रही है पॉजिटिव इनसाइड द सेल। सर हाँ बेटा। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा सॉरी मैं करता हूँ। तो एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने टॉपिक डाला आज का सेल। एक मैंने वेसल बनाया राइट। इस वेसल के अंदर मैंने एक लिक्विड भर दिया है इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में हो सकता है तो उन्होंने पढ़ा हो या आगे पढ़ोगे NaCl टाइप का कुछ या NH4Cl। NH4Cl मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में हमारे काम का नहीं है। कोई एक लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से क्या हो रहा है एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है स्मॉल आर। और जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है क्या वहां पर एक और रेजिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कई बार बुक में लोड कहता है। लोड का मतलब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और फिर क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है वाया इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सर्किट समझ पा रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है EMF की।
ठीक है, ईएमएफ का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट एक्चुअली क्या चीज है, एनर्जी। ठीक है, फोर्स नहीं होता है, एनर्जी होता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to move 1 coulomb from positive terminal to negative terminal via external resistance capital R. Then from negative terminal to positive terminal via internal resistance small r. तो अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तो 1 कूलम चार्ज को पकड़ा और पॉजिटिव से कहां ले गए, नेगेटिव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, और फिर नेगेटिव से कहां ले गए, पॉजिटिव इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो एक्चुअली पूरा एक राउंड घुमा दिया क्या, सही है। तो सिंपल शब्दों में 1 कूलम को पूरा एक सर्किट का राउंड घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ, जिसका सिंबल हम लोग लिखेंगे कैपिटल ई। तो अब नोटिस करना, फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल ई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थर्ड चैप्टर में कैपिटल ई का मतलब है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, देन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो सिंपल शब्दों में पूरा एक राउंड घुमा दिया क्या मैंने, पूरे सर्किट में एक राउंड घुमा कर लाने में जो मुझे एनर्जी लग रही है या जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जो हम सेल है, सेल को किसी न किसी सर्किट में लगाओगे ना, तो जिस सर्किट में लगाओ उसका रेजिस्टेंस होगा। सेल का काम क्या होता है, बेसिकली करंट देना। किसको देना, किसी सर्किट को देना ना, जिससे वो सर्किट काम करे। तो जो सर्किट हम चलाना चाहते हैं उसका नाम है कैपिटल। ठीक बात बोली मैंने, जैसे एग्जांपल दिया, टॉयज हम यूज करना चाहते हैं बच्चों का, तो टॉयज में हम बैटरीज लगाते हैं नहीं लगाते, तो बैटरी करंट देती है किसको, टॉय के सर्किट को। आई होप सबने देखा होगा। जैसे हम रिमोट यूज करते हैं, सिंपल एग्जांपल है, टीवी का रिमोट यूज करते हैं तो उसमें हम सेल लगाते हैं, राइट। तो सेल क्या करता है, किसी ने रिमोट खोल के देखा है कभी, खराब रिमोट, सही मत खोल देना घर पे जाकर, खराब रिमोट देखा होगा खोल करके तुम लोगों ने, तो अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर की एक चिप होती है सेमीकंडक्टर की, और उसमें देखोगे रजिस्टर लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, इंडक्टर लगा होगा, बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगी होती है उसके अंदर। तो उनको काम करने के लिए करंट चाहिए नहीं चाहिए, तो उसका नाम है कैपिटल आर यहाँ पर। ठीक है, अगर ईएमएफ क्लियर हो तो आगे बढ़े। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, राइट। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, करंट की। कौन सी करंट की, डीसी। ध्यान रखना, अभी हम सब डीसी की बात कर रहे हैं, बैटरी वाले करंट की। ठीक है, एसी की बात करेंगे चैप्टर 7 में। ईएमएफ की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई। 1 कूलम चार्ज को पूरा एक राउंड घुमा के लाना है कैपिटल आर और स्मॉल आर के थ्रू। तो इसमें जो तुम एनर्जी यूज कर रहे हो या जो वर्क डन कर रहे हो, उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये सर्किट का डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। एक हमारा कैपिटल आर होता है, एक हमारा स्मॉल आर होता है, ई है। तो क्या बैटरी से करंट निकल रही है, ठीक है, पॉजिटिव से जा रही है, दिखा, और लौट के कहाँ पे आ रही है, नेगेटिव पे। तो पहला फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज पढ़ा रहा हूँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो सिमिलर टू ओम्स लॉ है क्या, जैसे हम नॉर्मली ओम्स लॉ में क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे मैंने मॉडिफाई करके क्या बोल दिया है, E इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी टोटल एक्सटर्नल और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को कंसीडर करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने E लिखा है, ध्यान दिया ना, V नहीं लिखा है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ईएमएफ। वैसे इसके अंदर एक और डेफिनेशन आती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट मैंने क्लियरली बोला ये फोर्स नहीं है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है, ध्यान रखना।
ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V और सबस्क्रिप्ट में T लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों करता हूँ? अगर सेल की बात चल रही है तो मैं वहां वर्ड क्या यूज करूंगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर रजिस्टर की बात चल रही है तो देखा साइड में मैंने रेड कलर से बनाया, अगर रजिस्टर के क्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर समझते हो, वोल्टेज मेजर करने की जो, तो जो वोल्ट मीटर होगा उसकी रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। वर्ड पे ध्यान देना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब मैं बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं, अगर रजिस्टर है तो मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगा और तब उसका नाम क्रॉस रेजिस्टेंस। अब ठीक है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो अगर सेल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू E माइनस आई, सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस और हाँ ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ to move on positive terminal to negative terminal of a cell via external resistance capital R. तो ये क्लोज पाथ है या वन वे टिकट है? बताओ भाई, डेफिनेशन से क्या लग रहा है? वन वे, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, वापस आने का नहीं है। डिफरेंस पहचानो, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाकर रुक जाते हैं तब उसका नाम क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव से नेगेटिव गए वाया एक्सटर्नल और फिर नेगेटिव से वापस आ गए पॉजिटिव, तब उसको मैं क्या बोलूंगा? ईएमएफ। तब ईएमएफ। ठीक है, फॉर्मूला देखा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा है E माइनस आई आर। ई का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ईएमएफ। आई का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? करंट। और स्मॉल आर का मतलब है इंटरनेट। ठीक है, ठीक है। और V इज इक्वल टू आई आर और V इक्वल टू ई माइनस आई आर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? मैं I इंटू कैपिटल आर कब लगाऊंगा? जब किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो। जब भी किसी सेल के क्रॉस निकालना होगा तो मैं हमेशा ई माइनस आई आर यूज करूंगा और कुछ नहीं यूज करूंगा, हमेशा सिर्फ एक फॉर्मूला ई माइनस आई आर। ठीक है, डेफिनेशन मैंने दोनों क्लियर कर दी। पॉजिटिव से नेगेटिव गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पूरा एक राउंड लगा रहे हैं वन कॉलम को, तो उसका नाम है ईएमएफ। सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव ले जा रहे हैं वन कॉलम को वाया कैपिटल आर, तो उसका नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने सिंपल शब्दों में क्या वर्ड यूज करा? वन वे टिकट। ठीक बात बोली? सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाने की एनर्जी है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वापस आने की भी है तभी मैं बन जाए, जाकर वापस आ जाए तो ही मैं, सिर्फ जा सकता है आ नहीं सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, देखना भी। अगर ये दोनों बातें क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सही है, क्या मैं इसको माइनस आर आई प्लस ई भी कह सकता हूँ? थोड़ा ध्यान दो सबको, सेम बात है ना, बस रीअरेंजमेंट कर दिए। ऐसा मैंने करा क्योंकि मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई की पावर क्या होनी चाहिए? 1 और x की पावर, तो क्या v और i की पावर 1 है? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
सी की वैल्यू कितनी है? ई। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसको मैथ्स में बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से पास होगा? वाई एक्सिस से। और वाई एक्सिस में पॉजिटिव है या नेगेटिव? सी की वैल्यू प्लस ई आई है क्या? इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो ओरिजिन के ऊपर से पास होगा। तो इस ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, वो वाई एक्सिस पे जहां पर भी कट करेगा, क्या वो ईएमएफ है? समझ में आया मेरी बात? आई होप मैथमेटिकली ये बात समझ पा रहे हो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c का मतलब होता है y एक्सिस पे जहां ग्राफ टच करता है, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से और देखो, m को हम लोग स्लोप कहते हैं क्या? स्लोप हमारा आ रहे हैं माइनस आ रहे हैं? तो माइनस साइन देखकर मैं समझ गया एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूज। अगर स्लोप नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो पक्का थीटा क्या होना चाहिए? मोर देन 90। तो ग्राफ में लग रहा है मोर देन 90। ठीक है सबको? तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है इस ग्राफ में बताओ स्लोप क्या देगा? तो माइनस आ। न्यूमेरिकल्स आएंगे इन पे एग्जाम में। क्या हो सकता है? ग्राफ ड्रॉ करने कोई हेडिंग। तो इस ग्राफ से तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन, वीटी वर्सेस आई का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात, इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई इंटरसेप्ट होगा ई। तीसरी बात, स्लोप क्या देगा? माइनस। ठीक है, ठीक है। अगर नोटिस करो तो एक बात और सीखने को मिलती है, v इक्वल टू ई माइनस आई आ रहा है, राइट? ठीक है। इस फॉर्मूले से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वी टी इज लेस देन ई। क्या वी टी ई माइनस आई आर है? यानी ई में कुछ माइनस करोगे तब वी टी आएगा। इसका मतलब अगर हमारा ई में फॉर एग्जांपल लेते हैं 10 वोल्ट है और आई आर 2 है, तो वी 8 आएगा क्या? इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वी टी इज लेस देन ई। ठीक बात है? अगर करंट क्या हो? जीरो। नोटिस करना मेरी बात पर। करंट जीरो को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। तो फॉर्मूले में ध्यान से देखो, अगर सर्किट ओपन है यानी करंट जीरो है, तो क्या वीटी को ई के इक्वल कह सकते हैं? देखो, इसका करंट फ्लो नहीं हो रहा है और मैं डिवाइस से मेजर करूंगा तो डिवाइस 10 वोल्ट दिखाएगी, जो मैंने एग्जांपल लिया है। बट अगर करंट फ्लो हो रहा है तब डिवाइस कितना दिखाएगी? 8 वोल्ट। तो जब करंट फ्लो हो रही होती है उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। जब करंट फ्लो नहीं होती है तब क्या वीटी और ई की वैल्यू सेम है? आई हो सबको ये बात समझ में आई? मैंने कहां से लिख दी? दोबारा बोलो। एक्स एक्सिस पे नहीं, एक्स नहीं बोला मैंने, वाई पे बोला। देखो ध्यान से, मैंने बोला था ग्राफ अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है तो वो इंटरसेप्ट को मैं ई बोलूंगा, और अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ईएमएफ जीरो हो जाएगा? मतलब वीटी, है ना? तो मैंने एक्स इंटरसेप्ट की बात नहीं करी थी। एक्स इंटरसेप्ट का अगर तुम जानना चाहते हो तो मैंने लिखा है वीटी क्या हो जाएगा? जीरो। ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ठीक? इस वैल्यू पर एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लूँ कुछ, आई नॉट नाम दे दूँ, एक पर्टिकुलर है आई नॉट। उस आई नॉट पर क्या वीटी की वैल्यू जीरो हो गई? फॉर्मूले से देखो, v इक्वल टू ई माइनस आई। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे वीटी क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि वीटी जीरो हो जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। और अगर तुम करंट नहीं फ्लो करा रहे हो, मतलब स्विच को कैसा रखा है? ओपन। तो ध्यान दो, यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आई इक्वल टू जीरो है। पॉइंट ए को नोटिस करो, क्या पॉइंट ए पर आई जीरो है? और पॉइंट बी को नोटिस करो, तो पॉइंट ए पे करंट जीरो है और पॉइंट बी पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने बस बेसिक बात बताई तुम्हें कि देखो भाई इस तरीके से सोचना है। अब इनको हम इन फॉर्मूले को और मैनिपुलेट करेंगे।
आई की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि जिधर तुम करंट समझ रही हो उसके उल्टा करंट चल रही है। तो एक सेल में नहीं होगी, दो सेल में हो सकती है, एक सेल में नहीं होगी। नहीं आएगी, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और मैंने एक दिन बहुत क्लियरली बताया था, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में करंट चलती है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज चलता है उसके अपोजिट करंट फ्लो होती है। ठीक है ना? तो सिंगल सेल में करंट नेगेटिव नहीं होगा। और अगर तुम्हारा करंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब तुमने डायग्राम में करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ डिसचार्जिंग हो रही है, जैसे मोबाइल को चार्ज करके रख दो, 2-3 डेज के बाद देखो तो मोबाइल की बैटरी उतनी रहती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है, चाहे 1%, 2%, 10%, बट कम तो हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने 100% चार्ज करके रख दिया और नेक्स्ट वीक निकाल के देखो तो 100% रहेगी। इनफैक्ट कई बार तो 0% हो जाती है। हुआ कभी किसी के साथ ऐसा? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेल को रखोगे तो धीमे धीमे सेल चार्ज होगा या डिस्चार्ज हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, क्या सबको स्मॉल आर दिख रहे हैं, कैपिटल आर दिख रहे हैं, सेल दिख रहे हैं? तो मैंने बोला था सेल से करंट कैसे निकलनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब तुमने बाई चांस उल्टा ले लिया तो हो सकता है करंट नेगेटिव आ जाए। वैसे बाय डिफॉल्ट हमें हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या दिखानी चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, E इज इक्वल टू आई, आई इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना? दूसरा फॉर्मूला आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना? अब देखो मैं फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना सिखा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से क्या मुझे कुछ पता है आई के बारे में? बताओ भाई, क्या फर्स्ट इक्वेशन से मुझे करंट की वैल्यू पता है? सही है, उसको मैंने सेकंड में पुट कर दिया। तो आई की वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर प्लस आर। तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे ना कि वायर को स्ट्रेच कर दिया, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टिव पे। अभी जेई में मैंने वो क्वेश्चन देखा, सेम दो सेट में सेम क्वेश्चन। अभी पेपर बाहर आ जाएगा, तुम लोगों को भेजूंगा देखने, सेम क्वेश्चन। मैंने क्या ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बढ़ाया था, एक ही बात बताई थी, एम जी इक्वल टू क्यू ई, एम जी इक्वल टू क्यू ई। जेई में का पेपर उठा के देखो इस साल का। तो ऐसा नहीं पड़ा रॉकेट साइंस आता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। बेसिक बात अच्छे से करते जाओ और खूब प्रैक्टिस करो। जो डाउट है मुझसे बड़े क्लियर करो। तुम कोई भी एग्जाम दो, चाहे सीबीएसई दो, चाहे नीट दो, चाहे जेई मेंस दो, चाहे जेई एडवांस, सारा खेल किस चीज का है, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए और खूब प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत मांगता है। मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहनत करो, जहाँ डाउट आएगा मैं बताऊंगा, पर तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी क्या? अब कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? बढ़िया। कुछ एलसीएम ले सकता हूँ मैं? तो एलसीएम लेने से क्या फायदा हुआ, क्या कैंसिल आउट हो गया? ये बात समझ में, मैंने क्या करा, ई को कॉमन लिया और एलसीएम भी ले लिया एक ही स्टेप में। अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, मैंने ऐसे करा है। तो मुझे बताओ वी टी बाई ई कितना आ गया, आर अपॉन आर प्लस आर, सही ना? तो ई बाई वी टी कितना आ गया, आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर। क्या इंडिविजुअली ऐसे लिख सकता हूँ मैं? क्या फायदा हुआ, बढ़ गया क्या? ई बाई वी टी माइनस वन किसके इक्वल आ गया, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर क्या आ गया, ई बाई वी टी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो क्या मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना लिया? देखो
जितना प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला उतना मैनिपुलेट करना सीख जाओगे। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड से क्या एक नया फॉर्मूला बना लिया इंटरनल रेजिस्टेंस का, एग्जाम एस्पिरिट में कहलाता है। डिस्चार्जिंग का मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? करंट बैटरी के अंदर आ रहा है या बैटरी से बाहर आ रहा है? तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग में VT से बड़ा होगा छोटा होगा? बताओ भाई। VT बड़ा होगा छोटा होगा डिस्चार्जिंग में? अभी मेरा मोबाइल रखा हुआ है तो 2 घंटे बाद इसकी बैटरी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? तो डिस्चार्ज हो रहा है, इसका धीमे 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 बैटरी का वोल्टेज कम होता जा रहा है। अब अगर मैं मोबाइल को पावर बैंक से लगा दूं अपने, तो मेरा मोबाइल चार्ज हो जाएगा क्या? उसका दूसरा केस बनेगा। अगर डिस्चार्जिंग क्लियर हो तो बताऊं वाला केस। डिस्चार्जिंग का समझ में, मोबाइल को तुम यूज कर रहे हो तो धीमे धीमे बैटरी कम होती जा रही है ना मोबाइल की, ठीक बात बोली? अगर कार को, अभी ऐसा हुआ था 2 साल पहले मेरे साथ, 1.5 साल पहले लॉकडाउन में हम लोगों ने कार चलाई थी या खड़ी थी? खड़ी थी। 1 महीने हम घर से बाहर ही नहीं निकले। तो 1 महीने बाद जब लॉकडाउन हटा, 1 डेढ़ महीने बाद, इतने टाइम बाद भी, तो कार को मैंने स्टार्ट करा तो आराम से स्टार्ट हुई या स्टार्ट ही नहीं हुई? स्टार्ट नहीं, बहुत लोगों को दिक्कत हुई, मेरी कार में भी ऐसा हुआ। तो क्या हुआ समझ में आया? रखे 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 धीमे धीमे बैटरी कार की क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, हालांकि कार यूज नहीं हुई थी, 1 महीना बंद थी, ठीक बात है ना? तो अब उस कार को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक तरीका होता है, जंप स्टार्ट कहते हैं उसको। एक बैटरी लेकर आते हैं, उस बैटरी से मेरी कार की बैटरी को टच करा दिया, मेरी कार की बैटरी में थोड़ा सा चार्ज आ गया और कार का इंजन मेरा स्टार्ट हो गया। एक बार कार का इंजन स्टार्ट हो गया, फिर मैंने 10-5 किलोमीटर कार चला दी, कार की बैटरी चार्ज हो गई। तो इसका मतलब रखे रखे बैटरी क्या हुई थी? डिस्चार्ज। तो जो मैंने मैकेनिक को बुलाया, वो मैकेनिक अपने साथ एक बैटरी लेकर आया और उस बैटरी से उसने क्या करा, मेरी कार की बैटरी को मोटे वायर से टच करा दिया। तो मेरी कार की बैटरी खाली थी और जो बैटरी लाया था वो कैसी थी? फुल चार्ज। जैसे ही टच कराया हुआ क्या होगा, पावरफुल बैटरी से चार्ज मेरी बैटरी में आना शुरू हो गया कार की बैटरी में। तो धीमे धीमे मेरी कार की बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई। तो उससे जब मैंने कार को स्टार्ट करा सेल्फ, तो कार को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? करंट। वो करंट कहाँ से आती है? बैटरी से। स्कूटी में ऐसा होता नहीं होता कि जब नई स्कूटी हो तो सेल्फ बड़ा अच्छे से काम करता है, 2 साल बाद देखो सेल्फ स्टार्ट होती है या किक मारना पड़ता है? लॉजिकल। तो धीमे धीमे बैटरी की पावर क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो शुरू में बड़ी अच्छी चलती है, फिर 2 साल बाद क्या होती है? बैटरी वीक हो जाती है। तो या तो किक से स्टार्ट करो या फिर बैटरी चेंज कराओ। कार में तो किक का कोई सिस्टम है नहीं, अगर बैटरी नहीं चल रही है तो फिर तो आपको बैटरी को ठीक करवाना ही पड़ेगा या चेंज करवाना पड़ेगा। तो डिस्चार्जिंग समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? बैटरी की करंट धीमे 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 बैटरी के पावर को क्या कर रही है? वोल्टेज को खत्म कर रही है, ठीक है। अभी केस मैंने दूसरा बताया था चार्जिंग का। हाँ, कुछ भी हो सकता है, यही लगेगा ये। बस जो डेफिनेशन बनाई जाती है ना वो हमेशा स्टैंडर्ड के लिए बनाई जाती है। स्टैंडर्ड के लिए मतलब जैसे कि मैं कोई सामान लेने गया, अब सामान मान लो कोई आम बेच रहा है, उसने बोला 3.5 आम के इतने पैसे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना क्या रेट है, ठीक बात है ना भाई? अगर मैं आम खरीदने गया, मैं पूछा क्या रेट दे रहे हो, उसने कहा 100 रुपए किलो, मुझे समझ में आ गया ना 100 रुपए किलो, जितना मुझे लेना मैं उतना ले लूंगा। अब वो कहेगा 252 रुपए है इतने किलो के, मुझे समझ में नहीं आएगा ना। इसका मतलब सिंप्लीफाइड करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड 1 लेते हैं। 1 कूलम चार्ज को ग्राउंड घुमाने में जो एनर्जी या वर्क डन चाहिए दैट इज ई, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्जिंग की। इसका मतलब मेरे पास एक क्या है? पावर बैंक, सही बात है। उस पावर बैंक को मैंने टच कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? मोबाइल से। तो अब क्या होगा? अगर पावर बैंक चार्ज है तो पावर बैंक से क्या होगा? फ्लो करेगा करंट और मोबाइल को चार्ज कर देगा। तो अब यहाँ 2 बैटरी आ गई है क्या? नोटिस करना मेरी बात। पावर बैंक भी तो एक बैटरी है, सही बात है, और मोबाइल भी एक बैटरी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये मैंने बनाया पावर बैंक, सपोज 20 वोल्ट का, मुझे नहीं पता कितने वोल्ट का है, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। और मेरा मोबाइल कितने वोल्ट का है? मान लेता हूँ 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। क्या मोबाइल के अंदर सर्किट है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस तो रखा होगा, 1 ओम मान लें, ठीक है।
जो हमने पावर बैंक यूज करा, क्या उसके अंदर भी कुछ सर्किट हो सकता है? सर्किट होता होगा, नहीं होता होगा? जैसे हम घरों में इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट आ रही होती है तो खुद को बैटरी को चार्ज करता रहता है, जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी वापस देता है। तो इसका मतलब कोई सर्किट होता है जो ये काम करता है, राइट? तो जो पावर बैंक है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस मान लें, 2 ओम ले लें, ठीक। अब पावर बैंक को मैंने मोबाइल से कनेक्ट करा होगा वाया थ्रू सम केबल के थ्रू तो कनेक्ट करते हैं, उस केबल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ले लेते हैं, कितना ले, 3 ओम ले लें, ठीक। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सर्किट को ध्यान से देखो, और दो बैटरी दिख रही है क्या? और दोनों बैटरी चाहती है करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो या अपोजिट डायरेक्शन में? देखो इस डायरेक्शन में 20 वोल्ट वाला कह रहा है इधर जाओ करंट, 5 वोल्ट वाला क्या कह रहा है लेफ्ट में जाओ। देखो ध्यान से सर्किट को, सही बात है ना? तो किसका कहना माना जाएगा? पावरफुल वाले का, जो पावरफुल है। इसका मतलब हम किसके हिसाब से चलेंगे? पावर बैंक के हिसाब से। पावर बैंक ने करंट भेज दी किसके अंदर? 5 वोल्ट के अंदर। तो एक्चुअली इसका मतलब है हमारा जो सेल है वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है। सोच लो आराम से। इसका मतलब पावर बैंक कैसा है इस एग्जांपल में? डिस्चार्ज। और मोबाइल मेरा कैसा हो रहा है? चार्ज। मुझे कैसे मालूम चार्ज हो रहा है? क्योंकि मोबाइल का अगर टर्मिनल देखोगे तो मोबाइल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है या अंदर आ रही है? तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही समझाना चाह रहा हूँ। तो चार्जिंग के केस में मैं बताना चाह रहा हूँ वी का फॉर्मूला क्या है? ई प्लस आई आर। नोटिस करा? इस बार मैंने क्या बोला है? प्लस। तो अगर ये मेरा मोबाइल 5 वोल्ट का है और अगर मैं भी किसी इंस्ट्रूमेंट से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं तो मोस्ट प्रोबेबली 4 वोल्ट दिखाएगा या 6 वोल्ट? 6 ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से मैं समझाना चाह रहा हूँ वीटी क्या है? ई। इसका मतलब इस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से क्या है? ज्यादा। और ये फॉर्मूला मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? मोबाइल के लिए, राइट? मतलब उस बैटरी के लिए जो चार्ज ले रही है, इसके अंदर चार्ज जा रहा है, मतलब ये करंट जा रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तुम्हारे। पावर बैंक को देखो, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है या बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है? तो डिस्चार्ज। मैंने लिखा है पावर बैंक के ऊपर डिस्चार्ज। और मोबाइल के ऊपर क्या लिखा है? क्योंकि पॉजिटिव के अंदर जा रहा है करंट। तो इस एग्जांपल में मैंने दोनों बातें एक साथ बता दी, चार्जिंग भी हो रही है और डिस्चार्जिंग भी। कोई भी चीज चार्ज होगी तो हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। हाँ अगर कोई एक चीज चार्ज हो रही है तो दूसरी चीज डिस्चार्ज हो रही है, कह सकते हो ऐसा। बट दो कंडीशन होनी, मतलब डिस्चार्जिंग सिंगल सेल में हो सकती है क्या? डिस्चार्जिंग हो सकता है, डिस्चार्जिंग सिंगल सेल में हो सकती है, बट चार्जिंग के लिए कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना मुझे। अगर हम चार्जिंग वाला केस सोच रहे हैं तब, हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अगर एक सेल को मैं सिर्फ डिस्चार्ज करना चाह रहा हूँ तो दूसरा सेल की जरूरत नहीं है ना, मोबाइल करो तो डिस्चार्ज हो जाएगा धीमे धीमे खुद ही। कार का एग्जांपल दिया, कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैंने फेस करा है ये प्रॉब्लम। कार को 10-15 दिन मत चलाओ, देखो सेल्फ नहीं होती, कई बार धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है। देखा होगा लोगों को, कई बार होता है स्टार्ट ही नहीं होती, एक बार धक्का देके स्टार्ट कर लो फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर चार्ज हो जाती है। जरूरी है अपोजिट होना चाहिए, तभी होगा, तभी होगा। पावर बैंक पावरफुल होगा तभी चार्ज करेगा। पावर बैंक तुम ऐसा रखो जिसमें एनर्जी नहीं है, खाली है, तो सेल को चार्ज ही नहीं कर पाएगा। हाँ फिर ऐसा होगा कि अगर पावर बैंक वीक है और सेल स्ट्रांग है तो सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, होगा ऐसा। दोबारा बोले बेटा। बहुत रहा, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मोबाइल की बैटरी में साइमल्टेनियसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों हो रही है।
बहुत ज्यादा चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग बहुत कम है, इसलिए नेट इफेक्ट चार्जिंग वाला दिखाई पड़ेगा। ठीक बात है ना। इसमें करंट निकालने की कोशिश करें। देखो इसका मैं हाँ मतलब ई माइनस आई आर की बजाय ई प्लस आई आर, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या डालना चाह रहा हूँ, क्या वी टी ग्रेटर देन ई हो सकता है? एग्जाम में ऐसा पूछेगा, इज इट पॉसिबल दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ? यस, व्हाइल चार्जिंग। फिर ऐसा पूछेगा, क्या वी टी लेस देन ई हो सकता है? यस, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। क्या वी टी इक्वल टू ई हो सकता है? यस, इन ओपन सर्किट। जब करंट नहीं होती तो वी टी और ई सेम बात होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर, 20 वोल्ट और 5 वोल्ट दिख रहा है, इन दोनों में पावरफुल कौन है? तो उन दोनों को हटाकर मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैंने लिखा है ई इक्विवेलेंट। तो क्या वो 20 माइनस 5 बन जाएगा? अगर मैं दो को एक ही सेल देखना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट बनाना चाहता हूँ, तो 20 वोल्ट और 5 वोल्ट अपोजिट नेचर के हैं क्या? देखो ध्यान से मेरी बात, सही बात है ना। तो 20 प्लस 5 करना चाहिए या 20 माइनस 5? माइनस 5, यानी नेट वोल्टेज कितना आ गया, नेट ईएमएफ कितना आ गया मेरा? 50। अब क्या तुम लोगों को R1 और R2 दिख रहा है? सही है। तो आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है? मुझे तो 3 ओम दिख रहा है। क्या R1 और R2 सीरीज में है? सही बात है ना। एक मैंने कैपिटल आर भी लिया हुआ है क्या? कैपिटल आर कितना है? 3 ओम। ठीक। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। कोई बता सकता है कितनी करंट है? सर्किट में कितनी करंट है? भाई मैंने करंट का फॉर्मूला क्या बताया था? E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये बताया था। तो आई कितना हो जाएगा? E अपॉन आर प्लस आर। ईएमएफ कितना दिख रहा है मुझे? 15। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? कैपिटल R3, और स्मॉल आर भी कितना है? 3। तो मुझे तो लगता है 15/6 हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर कब लगता है? जब रजिस्टर के क्रॉस हो। सिर्फ रजिस्टर के क्रॉस लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सेल के क्रॉस हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। और कोई लगाओगे गलत हो जाएगा। तो क्या ये 15/6 बन गया? ठीक है। अब रजिस्टर पे कितना वोल्टेज है? भाई V इक्वल टू आई आर लगाना चाहते हैं, हमें R पता है, कैपिटल R 3 ओम। ना हमें I पता है ना हमें V पता है। V20 नहीं, V20 तो पावर बैंक का ईएमएफ है, वोल्टेज थोड़ी नहीं। फिर से मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो कंफ्यूजन होती है सबको। देखो मैंने यहाँ क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्लियरली दो बातें लिखी साफ साफ। अगर सेल होगा, अगर सेल होगा और तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? E माइनस आई आर। अगर सेल होगा और तुम करंट निकालना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? E इक्वल टू आई आर प्लस आर। सेल में यही लगेगा। अगर रेजिस्टेंस है तब तुम क्या लगा सकते हो? ओम्स लॉ। तब लगा सकते हो V इक्वल टू आई आर। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है ना। सेल के लिए हमेशा कौन सा लगेगा? कैपिटल E इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। ये टेक्निक कभी भी गलत नहीं होती जो मैंने बताया। सेल के लिए दो बातें बोली, करंट चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला? E इक्वल टू आई आर प्लस आर। और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला? VT इक्वल टू E माइनस आई आर। मैं स्पेशली VT लिखता हूँ, बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, बुक में नहीं मिलेगा। VT क्यों लिखता हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि VT का मतलब क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। सही बात बोली। अगर तुम कहते हो नहीं सर रजिस्टर पर निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कहूँगा आई आर लगा लो। रजिस्टर के लिए आई आर, आई सेम होगा अपना। जो तुम्हारी बात थी करंट सेम होगा। करंट देखो ध्यान से, जैसे मैंने सर्किट बनाया,
अब अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो, देखो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो जो आई हमारा मोबाइल में है वही आई कैपिटल आर में भी है क्या? वही आई पावर बैंक में भी है। देखो करंट तो सब पे सेम ही है, कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पूरा सर्किट मुझे सीरीज दिख रहा है। अब अगर अभी मैं मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो मैंने आधी बात बताई ना, थोड़ा और मुझे कंप्लीट करने दो, डाउट खत्म हो जाएगा खुद ही। अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो तो मैं आगे बताऊँ कुछ। नहीं सेम आता, सेम आता। अगर ये क्लियर हो तो मैं कुछ और बताऊँ, मैं एक नया डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट दिन में, थोड़ा और डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना? हाँ मैं थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। देखो तुम लोग वोल्ट मीटर समझते हो? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, सही बात है। और करंट किससे मेजर करते हैं? एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ठीक है। स्मॉल करंट के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, लार्ज करंट के लिए एमीटर, ठीक। मैंने लिख दिया है एमीटर मेजर लार्ज। और यहाँ करंट का मतलब मैं एसी कह रहा हूँ या डीसी? डीसी, ध्यान रखना अभी मैं सब कुछ डीसी के सेंस में बात कर रहा हूँ। जो हमारा पावर बैंक था वो 20 वोल्ट का था, एक बार डेटा मुझे सारा बता देना। 20 वोल्ट 2 ओम था, और 5 वोल्ट 1 ओम। देखना अच्छा, तुम्हारा डाउट अभी दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या सबको कैपिटल आर दिख रहा है? क्या हमें करंट पता है सर्किट में कितनी है? कितनी करंट थी हमारी? 2/5 2.5 आई थी, चेक करो। 2.5 आई, राइट। अब देखना ध्यान से, इस V3 का मतलब समझ पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक। क्या V1 दिख रहा है? एक और वोल्ट मीटर लगा दिया है। क्या V2 दिख रहा है? ठीक है। तो मैंने 3 वोल्ट मीटर लगा दिए, एक किस पे? पावर बैंक पे। पावर बैंक में किसको बोल रहा हूँ? 20 वोल्ट को। क्लियर है ना ये? एक वोल्ट मीटर में लगाया है मोबाइल पर, और एक वोल्ट मीटर लगाया है रजिस्टर, ठीक। अब ये बताओ, अगर मैं V1 निकालना चाहता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? आई आर या ई माइनस आई आर? बताओ भाई, V1 किसके क्रॉस है? V1 रजिस्टर के क्रॉस है या सेल के क्रॉस है? तो देखो मैंने बहुत क्लियरली बोला होगा, सेल के क्रॉस कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ई माइनस है, और कुछ लगाना ही नहीं। तो सेल है ना पावर बैंक तुम्हारा। ई कितना है? 20। आई कितना है? 2.5। स्मॉल आर कितना है? इसका मतलब अभी टर्मिनल पोटेंशियल, जो इसको मैं V1 कह रहा हूँ, एक्चुअली वो VT है क्या? है ना? मैं जिसको V1 कह रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली वो VT है क्या? सेल क्रॉस तो हमेशा VT होता है। अब मैं बात जानना चाहता हूँ 2 की, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? E प्लस आई आर, बढ़िया। कैसे पहचाना E प्लस आई आर? बढ़िया। तो अगर चार्ज हो रहा है तो प्लस लगाऊंगा, राइट। ठीक है। E2 कितना है? 5। आर सही ना? एक मिनट बेटा, पीछे और सिंबल तो नहीं दे दिया था मैंने R1 R2 को? अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं होगी? मैं इसको R2 कर देता हूँ, इसे R1 कर देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो E2 हमारा 5 है, आई हमारा कितना था? 2.5। R2 कितना था? 1। तो अभी मोबाइल की बैटरी पे अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग देख रहा हूँ मैं, तो क्या दिखा रही है?
7.5 यानी ईएमएफ से ज्यादा या कम? ईएमएफ कितना था? 5 वोल्ट। अभी रीडिंग कितनी है? तो ज्यादा आनी भी चाहिए, ज्यादा आ भी रही। भाई चार्जिंग में मैंने बोला था ज्यादा आनी चाहिए, सही बात है। अब हम V3 की बात करें। बढ़िया, आयो सबको क्लियर हुआ? बढ़िया। रजिस्टर में मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑलवेज यूज IR एंड I इज 2.5, R इज 3। तो आई थिंक पावर बैंक वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्लिक करा है मुझे, इससे तो नो समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। पावर बैंक हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है, और ये 3 ओम क्या चीज है? केबल, जिसके थ्रू मैंने मोबाइल और पावर बैंक को कनेक्ट कर रखा है। अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो तो इसमें एक बात और सीखने वाली है। पावर बैंक में कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट। वोल्ट ईएमएफ 20 है पावर बैंक का। वोल्ट कितना है? 15, जिसमें से कुछ वोल्टेज कौन ले जा रहा है? मोबाइल। और कुछ वोल्टेज कौन ले जा रहा है? देखो ध्यान से, केबल या जो भी कैपिटल आर कहना चाहो। अगर मोबाइल और कैपिटल आर के वोल्टेज को ध्यान से देखो तो क्या इनका सम पावर बैंक के वोल्टेज के इक्वल है? पावर बैंक कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट, यानी पावर बैंक 15 वोल्ट दे रहा है, जिसमें से 7.5 वोल्ट कौन ले जा रहा है? मोबाइल। और बाकी 7.5 इसको मिल रहा है कैपिटल आर को। बाई चांस इक्वल नहीं है, सही। ऐसा भी हो सकता था कि मोबाइल पर 10 वोल्ट होता और कैपिटल आर पर 5 वोल्ट होता। इसका मतलब केबल की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक है ना। एक केबल है, जेन्युइन केबल 1000 रुपए की, और लोकल केबल है 100 रुपए की। आई समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर मैं केबल की क्वालिटी को देखूंगा तो क्या केबल का रेजिस्टेंस वेरी करेगा? ठीक बात है ना। अगर ये 3 ओम की बजाय 1 ओम होता तो क्या होता? करंट कम होती, ज्यादा होती? अगर रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट ज्यादा होगी, तो मोबाइल की चार्जिंग फास्ट होगी। तो 2 टाइप के चार्जर आते हैं क्या, एक नॉर्मल चार्जर और एक फास्ट चार्जर होते हैं, बहुत जल्दी चार्ज करते हैं। तो मैंने देखा कई बार कि 2 मोबाइल हैं, सब लोगों ने नोटिस भी करा होगा, कुछ मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं, लगाओ 10-15 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है, कुछ मोबाइल को बहुत टाइम लगता है। तो इसका मतलब चार्जर और उसकी केबल और मोबाइल सारी चीजें मैटर करती हैं क्या? ठीक बात है। जैसे कि नया फोन है मेरे पास, तो क्या बैटरी बहुत अच्छी चलती है? अब मैं वो फोन 4 साल से यूज कर रहा हूँ, तो अगर 4 साल यूज कर, तभी इसकी बैटरी नॉर्मल है या वीक हो गई होगी? मानते हो ना। तो अगर पहले ये 15 आवर्स अच्छे से काम करता होगा, तो अभी कितने आवर्स काम करता है? 8 आवर्स या 10 आवर्स। इसका मतलब 8 आवर्स के बाद ये ऑफ हो जाता है, मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ता है। इसका मतलब विथ यूज बैटरी स्ट्रांग हो जाएगी या वीक हो जाएगी? ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस के इफेक्ट से करंट पे इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। और बैटरी की क्वालिटी भी टाइम के साथ बदलती चली जाएगी। तो अगर ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्लियर हो तो और आगे हम बढ़े। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? अगर ये क्लियर हो तो मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, बुक खोलो तो बुक के क्वेश्चंस कराता हूँ। एक नोट और लिखा देता हूँ। क्या मैंने आज ऐसा बताया, E इक्वल टू आई आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू क्या होगी? सही बात है ना। अगर मैं चाहता हूँ करंट मैक्सिमम हो तो क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में? आर प्लस आर मिनिमम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं कैपिटल आर को क्या कर दूं? 0। तो अगर कैपिटल आर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम। ठीक बात है। हाँ, ये मैं सेल के लिए लिख रहा हूँ, सारी बातें देखो। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है? E इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इसमें डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। सारी बातें मैं सेल के लिए। आज का टॉपिक का नाम क्या था हमारा?
सेल, तो मैं सबसे सेल की बात करूँ। अभी हम सिंगल सेल कर रहे थे, फिर 2 सेल करेंगे, फिर बहुत सारे सेल्स लगाएंगे सीरीज में, फिर बहुत सारे सेल्स लगाएंगे पैरेलल में, फिर मिक्स ग्रुपिंग करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस की सीरीज पैरेलल मिक्स्ड होती है ना, वैसे सेल्स की भी होती है। बताऊंगा कैसे करेंगे, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अगर नोट हो गया तो फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस ट्राई करें। चलो अपने एनसीईआरटी ओपन करो। तो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, जरूरी है कि उसके तो मुझे लगता है क्या क्वेश्चन नंबर 11 हम कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि जीरो होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम कहते हैं आइडियल सेल है, जैसे सेल की क्वालिटी भी बताता हूँ। 2 सेल मैंने खरीदे हैं, एक सेल 15 रुपए का आता है, बिल्कुल उसी सेल का एक सेल 100 रुपए का आता है। अगर तुम लोगों ने देखा ड्यूरा सेल वगैरह का, मतलब कॉस्टली होता है नहीं होता। अब उसको यूज करके देखना, जो ड्यूरा सेल वाला सेल होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है क्या, काफी दिन तक चलता है। 15 रुपीज वाला सेल होता है टॉयज में जैसे यूज करते हैं, अभी लगाओगे एक दिन में खत्म हो जाएगा। ड्यूरा सेल वाला हो सकता है 5 दिन 1 वीक चल जाए, हो सकता है 1 मंथ चल जाए। ठीक है ना, तो वो कंटेंट इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है कि सेल के अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, किस क्वालिटी किस लेवल का इलेक्ट्रोलाइट डाला उन्होंने। अगर अच्छा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ऑब्वियस उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी डाल रहे हैं ना वो लोग। सही बात है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जो सेल है देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, 15 रुपए वाला भी और 50 रुपए वाला भी, बट यूज में फर्क होता है नहीं होता। तो अगर मुझे मोबाइल पे यूज करना है, सॉरी रिमोट पे, तो 15 रुपए सेल से काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिमोट थोड़ी नहीं यूज करते। एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया। देखो अगर टॉयज के लिए वो सेल लेने हैं तो सेल आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ड्यूरेबल नहीं होते, या एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 4 10 बार खेलते हैं खत्म हो जाता है। तो उसका फिर सब्सटीट्यूट क्या होता है। 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब यूज एंड थ्रो, यूज करा बैटरी कम ही फेंक दिया। सेकेंडरी सेल कौन है, रिचार्ज कर लेते हैं। रिचार्जेबल समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिचार्ज कर लेते हैं उसको। जैसे मोबाइल की बैटरी है, बार बार उसको चार्ज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझना। एक मैं नया सेल लेकर आया, उसको मैंने वॉच में लगा दिया, तो वॉच चलने लगती है। 3 4 5 6 मंथ्स के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वॉच की हैंड सिर्फ ऐसे जर्क करती है, चलती नहीं है। तो समय क्या आइडिया लग जाता है कि सेल खत्म होने वाला है। सही है, या टाइम कम दिखाने लगती है, स्लो हो जाती है वॉच। इसका मतलब यूज के साथ, इस एग्जांपल का मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ विथ यूज जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या वो बढ़ जाएगा। समझो मेरी बात को। नया सेल होगा तो बढ़िया होता है, अच्छे से करंट फ्लो होती है, आराम से काम चलता है। वही सेल 4 5 मंथ्स के बाद वॉच में नोटिस करूं, हमें बदलना पड़ता है। तो बदलना पड़ता है, मेरा कहने का मतलब है कि विथ यूज सेल धीमे धीमे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी पुअर होती जा रही है यूज की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट की क्वालिटी पुअर हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस टाइम के साथ वेरी करता है या नहीं करता, विथ यूज इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। थ्योरेटिकली मैंने बोला, अगर किसी न्यूमेरिकल में बोलता है आइडियल सेल, तो हम मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, थ्योरेटिकली। आइडियल का मतलब समझते हो ना क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए मान लिया जीरो है, होता नहीं प्रैक्टिकली कभी। जैसे किसी ने बोला एक ऐसा इंजन बनाया जिसकी एफिशिएंसी 100% है, ये थ्योरेटिकल बात है या प्रैक्टिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है। किसी ने बनाया, मैंने एक ऐसी कार बनाई जो 1 लीटर में 1000 किलोमीटर चलेगी, तो मैं तो नहीं मानने वाला भाई, ये तो बहुत ही सुपर जीनियस पर्सन होगा। सही बात बोली नहीं बोली। अगर एक लीटर में 100 किलोमीटर बोलेगा तब मैं नहीं मानूंगा, 1000 तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर वो बोले 30 तो मैं मान लूंगा, हो सकता है भी ऐसा बना दिया हो किसी ने, बट 100 नहीं मानूंगा। हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। तो वैसे ही अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्सेल है जिसका इंटरनेशनल जीरो है, तो थ्योरेटिकल बात है या प्रैक्टिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है। जैसे टीवी में देखते हैं कार का माइलेज दिखाता है 23 किलोमीटर पर लीटर, वो ऑन रोड होता है या स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है,
ऑन नोट तो कभी नहीं होता ना, ऑन नोट तो हमेशा कम होता है। अगर 23 दिखाते हैं तो ऑन नोट तो 20 या 18 का देता है, और विद यूज कार पुरानी जाती है तो माइलेज बढ़ता है और कम होता है, कभी होता जाता है। इसका मतलब मैं क्या आइडिया दे रहा हूँ कि यूज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या अभी करें, पढ़ो सब लोग क्वेश्चन में 11 जल्दी से करो, उसको खत्म करते हैं। हो गया स्टोरेज बैटरी this internal this is being charged by 120। अब ध्यान दिया, हमारी बैटरी चार्जिंग वाली कितनी वोल्ट की है, और जिसको हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 15.5 ओम। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, अब ये बताओ जो 120 वोल्ट वाली बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया ना, तो हम कितना मानेंगे 0। ठीक, अब पहले बताओ करंट कैसे निकालोगे, तो ये कितना है -6 समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में देखो। और कहना किसका माना जाएगा, जो पावरफुल बैटरी उसके हिसाब से करंट चलेगी। एक्सटर्नल और इंटरनल कितना दिख रहा है 0.5 + 0 बन जाएगा 112/16। तुम होगी तब का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक, मतलब VT निकालना है E माइनस IR। अब फर्स्ट सेकंड पढ़ के देख लो, क्वेश्चन के तो E + IR तो E माइनस IR पढ़ के देखो। फर्स्ट की बात कर, मुझे लगता है 11.5 वो अब अगली क्लास में सिखाऊंगा, सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट में क्या करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ क्वेश्चन में 1 की बात कर रहे हैं या 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में किस वोल्टेज की बात कर रहे हैं 1 की, कैसे मालूम 1 की बात कर रहे हैं, दोनों बैटरी है ना, या तो 120 वोल्ट भी बैटरी और 8 वोल्ट भी बैटरी, ये किसकी बात कर रहा है, जो चार्ज हो रहा है, कि चार्ज कौन हो रहा था इसमें 8 वोल्ट को देख सही। अगर मैं 120 की बात करता तो इसका आंसर VT 120 ही आता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, यानी 120 वाली आइडियल बैटरी है क्या। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज। अगले क्लासेस के एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है।